राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के वितरण के साथ किया। कहा 2047 विकसित होगा हर गांव। पीएम मोदी नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बौद्ध धर्म के अनुयायी 30 देशों के 170 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। चीन ने बनाई दूरी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उडुपी में 4 मई को पीएम करेंगे रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में शामिल होने की संभावना। आईएमडी ने देश के 9 राज्यों में जारी किया हीट वेव का अलर्ट। यूपी में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार। अतीक के काले साम्राज्य की जांच जारी रखेगी ईडी। अधिकारियों ने कहा कि माफिया की मौत से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर नहीं पड़ेगा असर। उत्तराखंड में प्रयागराज हत्याकांड के बाद सीएम धामी की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आवास समेत 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहेंगे सीएम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन। आज सुबह मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे पूर्व मंत्री। सरोजनी नगर से लगातार 3 बार विधायक रहे, साथ ही एक बार मंत्री भी रहे। शारदा शुक्ला के निधन की सूचना से क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। रहीमनगर पड़ियाना गांव के निवासी थे शारदा प्रताप शुक्ला। आज सुबह मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे पूर्व मंत्री। सरोजनी नगर से लगातार 3 बार विधायक रहे, साथ ही एक बार मंत्री भी रहे। शारदा शुक्ला के निधन की सूचना से क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। रहीमनगर पड़ियाना गांव के निवासी थे शारदा प्रताप शुक्ला। पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन। आज सुबह मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन। आज सुबह मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर सामने आ रही है। तीन शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी। एसआईटी जल्द ही तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। घटना स्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट भी करेगी। हत्या के मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। एडीसी क्राइम एसीपी इंस्पेक्टर एसआईटी जांच में शामिल। शाहगंज के कॉलविन हॉस्पिटल में की गई थी हत्या। हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 3 शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 3 इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से और प्रवीण गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राहुल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी प्रयागराज में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। जी आपसे बता दें, प्रयागराज में जो ये घटना घटने के बाद आज प्रयागराज में सनसनी पूरी, आपसे बता दें, रोड सनसनी में तब्दील हो चुकी है। प्रशासन के सिवा आदमी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो आदमी रोड पे चलते थे
कार्यकाल जो वैसे काम करने वाले व्यक्ति है वो सनसनी कारण नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में भय है, क्योंकि कुछ जो इतना बड़ा माफिया के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, उसे कालोन हॉस्पिटल के सामने जाकर 3 बदमाश पहुंच करके गोली मार देते हैं, और मारने के बाद आज उनके जो अभी तक जो उसकी पत्नी कहे शाइस्ता नहीं पकड़ी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं भय दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर शाइस्ता पकड़ी जाती तो ये लगता कि भाई कुछ न कुछ अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिसके शौहर का कहें या उसके पति के कहें, देवर कहें, और उसके लड़के का जो अपने लड़के को बहुत मानती थी, आज उसके जनाजे पे नहीं पहुंच पाई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनहोनी ना हो। इसके देखते हुए प्रशासन जो है एक्टिव दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन अब बमबाज कहें गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी को ढूंढने में लगी हुई है। अभी तक सफलता नहीं पाई गया है कि सफलता मिल जाए। इससे जो है अभी जनता में जो आसपास के जैसे जो बैठते हैं उनके सामने सिर्फ एक ही चर्चा है कि अतीक के अगर चौराहे पे खड़े हो जाए, रोड पे तो आदमी चलता नहीं, क्योंकि गाड़ी घोड़ा जो प्राइवेट वैसे गाड़ी घोड़ा थे वो भी बंद दिखाई दे रहे हैं। सरकारी जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। दुकान थी जो आसपास की चकिया करेली में ये सब जो दुकानें हैं वहां आसपास बंद दिखाई दे रही हैं। आज जो नेट का जो सेवा है, जो 12 बजे खत्री ने 2 दिन पहले बंद कर दिया था, वो आज चालू हो गया है। इससे थोड़ी सी जनता को राहत मिली, क्योंकि जो घर बैठा है वो आधुनिक दुनिया में है, सब नेट से काम करते थे और नेट पे ही जी खा रहे हैं लोग बाग। आधा काम नेट से ही होता है, तो कहीं ना कहीं आपसे जी राहुल अनम्यूट कर लीजिए। 5,000 करोड़ संपत्ति है, उसके गुर्गे अपने कब्जा में न कर ले, इसके कारण नहीं आ रही। लगी ये सब मुद्दा भी उठ के आ रहा है। और जो तीनों वो थे जो गोली मारे थे, अतीक और अशरफ को, आज कल वो पहुंचाए गए प्रतापगढ़ सेंट्रल जेल में पहुंचाए गए। कहीं ना कहीं अतीक के जो लड़के हैं दोनों आपसे बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल में है। अली की कुछ बातें खुल के भी आई थी, लेकिन अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई कि अली ने अपना सर फोड़ लिया था। और इसके कारण प्रशासन जो है ये सोचा कि गैंगवार ना हो जाए नैनी सेंट्रल जेल के अंदर। जो प्रशासनिक अमला है वो हरदम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अली और उसके भाई को दोनों को रखे हुए हैं कि अस ना हो कोई घटना घटे, और घटने इसी कारण। प्रवीण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईटी कितने दिनों तक रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है आरोपियों को? देखिए, मैं बता दूं आपको, आरोपियों को अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों के लिए रिमांड में लेने की बात चल रही है, लेकिन एसआईटी की 3 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि यूपी पुलिस के क्राइम ब्रांच की हो गई, क्राइम ब्रांच हो या पुलिस निदेशालय हो या थाना अध्यक्ष हो, इन 3 बड़े आला अधिकारियों की टीम बनाई गई है। और टीम बनाने के बाद में आज जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी उसमें 183 मुठभेड़ का हवाला दिया गया है, जो कि पुलिस और बदमाशों के द्वारा की गई है। उसी के साथ साथ जो कार्रवाई की जाएगी और कितने दिनों तक ये रिमांड मांगा जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखा जाएगा कि सुनवाई में कितने दिन का रिमांड पुलिस इन तीनों आरोपियों का मांगती है। जी, साथ ही बोला जा रहा है कि याचिका को लेकर सुनवाई होगी 24 अप्रैल को, उस पर क्या जानकारी है? देखिए, 24 अप्रैल की जो बात करें तो 24 अप्रैल की सुनवाई के लिए वैसे तो आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस डेट को बढ़ाकर 24 अप्रैल कर दिया हो। और उसी के साथ साथ अब जो 24 अप्रैल का जो टाइम मांगा है, तो आप लगा लीजिए कि आज से लेके जब 24 अप्रैल तक पुलिस ने उनका रिमांड मांगा होगा, और रिमांड के साथ साथ ही उनसे पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पे उन्होंने अतीक और अशरफ को गोलियां मारी हैं, और क्या सब निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी। साथ ही राहुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार असद के भी मर्डर के बाद, मतलब असद के एनकाउंटर के बाद और अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता के लगातार सरेंडर होने की खबर आ रही है,
लेकिन अभी तक शाइस्ता का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या शाइस्ता को ढूंढा जा रहा है? जी जी, आपसे बता दें कि शाइस्ता एक तरह से पुलिस को सरदर्द हो चुकी है, क्योंकि दर्द इसलिए हो चुकी है कि शाइस्ता नहीं है पकड़ी जाती तो खुलासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अतीक जिस टाइम साबरमती जेल में था के बाद सारा मास्टरमाइंड सारे बता जा पैसे का जो लेन देन था, क्रय विक्रय जो करती थी, जो काली काली का जो धंधा था, सब शाइस्ता संभालती थी। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के हाथ में एक कमान थी। गुड्डू मुस्लिम अतीक और अशरफ का खास माना जाया करता, और शाइस्ता जो है उसका मास्टरमाइंड, मतलब हथियारों का जो लेन देन था पंजाब के रास्ते से पाकिस्तान से आया करता था, वो गुड्डू मुस्लिम करता था। तो गुड्डू मुस्लिम, क्योंकि टीवी स्क्रीन पे हमने दिखाया भी था कि जिस टाइम पे अतीक को गोली, अशरफ को गोली मारा गया, उस टाइम अतीक ये कहा था कि गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था। इतने में गोली चलने के बाद वो धराशायी हो गया, मारा गया, और मारने के बाद अभी तक ये पता चल रहा है अगर वो गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाए और शाइस्ता बेगम पकड़ी जाए तो हो सकता है पुलिस की मुसीबतें जो बढ़ती दिखाई दे रही हैं वो कम होती दिखाई दे, क्योंकि मामला पेचीदा होता जा रहा है। आज 48 दिन हो गया उमेश पाल हत्याकांड को, लेकिन प्रशासन के जो हाथ है वो खाली हैं। और जो ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जी राहुल, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी, साथ ही प्रवीण, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अतीक के एडवोकेट ने एक याचिका दायर की थी जिसमें बाकी के एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की जा रही थी। यूपी में अब तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उस पर अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ अपडेट मिली है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि यूपी के अंदर जो अतीक और अशरफ के एडवोकेट हैं विशाल, उन्होंने अतीक और अशरफ को ही नहीं, ये लगा लीजिए कि 183 मुकदमे, 183 मुठभेड़ जो यूपी में आज तक हुई है उसको लेकर के आज याचिका दायर की है। और याचिका पे अभी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन आज का दिन था जिसपे सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी भी सुनवाई जारी है। अभी सुनवाई में क्या फैसला निकल के आता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सुनवाई शाम को 5 बजे तक चलेगी और उसके बाद ही निकल के सामने आएगा कि इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी, इनको कितने दिन का रिमांड दिया जाएगा, या जो गुड्डू मुस्लिम अभी फरार चल रहा है उसके बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आएगी। जी, साथ ही राहुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा था कि नासिक में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, उसको गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा था कि शायद वो गुड्डू मुस्लिम हो सकता है, उस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपसे बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का जो लोकेशन है वो बबलू पांडे करके है। वो झांसी में 5-6 दिन पहले पाया जा करता था। जो बबलू पांडे है वो गुड्डू मुस्लिम का बहुत ही करीबी माना जाता था, करीबी है, इसलिए झांसी में बताया जा रहा था। और उससे पहले जो नासिक वाला लोकेशन था, नासिक में जो गुड्डू मुस्लिम है, वो अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं कि गुड्डू मुस्लिम है, क्योंकि जिस दिन घटना घटी उस दिन ये मालूम चला कि गुड्डू मुस्लिम नासिक में है, वहां से पकड़ा गया, लेकिन वो फर्जी दिखाई दी, क्योंकि अगर गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाता तो आज वो प्रशासन के चंगुल में होता। प्रयागराज पुलिस जो है आज ढूंढ रही है, एसटीएफ जो ढूंढ रही है, क्राइम ब्रांच जो लगी है, प्रशासन चाहता है तो ढूंढने में लगी है। कहीं ना कहीं आपसे बता दें गुड्डू मुस्लिम की जो खोज है और शाइस्ता का बेगम का खोज है, ये पुलिस को मुसीबत बन रही है, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो उमेश पाल हत्याकांड का खुलासा कैसे होगा, क्योंकि अतीक और अशरफ तो अब रहे नहीं कि अतीक और अशरफ बताएंगे, अब बताएगा कौन? गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता बेगम। ये कहां से पकड़ी जाएंगे, ये पुलिस की सूचना नहीं मिल पा रही है। और जो चिट्ठी की बात करें कि अतीक अशरफ ने एक चिट्ठी लिखी थी, लिफाफे में कुछ दिया है, विजय मिश्रा जो इनके एडवोकेट जो अधिवक्ता यहाँ से बताने उनके मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उसके बाद सीएम आदित्यनाथ को एक लेटर भी उन्होंने दिया है, उसमें कुछ न कुछ सबूत मिल सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों के माने तो खुलासा हो जाएगा। और ये भी अभी मालूम चल रहा है कि सूत्रों
मुताबिक कि कानपुर जो है, कानपुर से कोई ऐसा कुछ नाम बताया था, बम्बा अली करके कोई है, उसने इसे असलाह दिया था। अब असलाह दिया और जिस आया है और यूपी 70 की बाइक मिलती है। बाइक मिलने के बाद ये एक स्टेशन के बगल में स्टेशन के बगल में होटल में रहता है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं रहती। कहीं ना कहीं पुलिस की कमियां तो बताई जा रही हैं, लेकिन पुलिसिया जो रोक थी, पुलिसिया के ऊपर कार्रवाई तड़ से करवा दी। 17 जो पुलिस वाले थे उन्होंने माननीय योगी ने उसने हटाया, सस्पेंड कर दिया। तो प्रशासन को इस समय एक तरह से चुनौती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रशासन जो है हर जगह दावे ठोकती है कि वहां पकड़ लेंगे, नासिक पकड़ लेंगे, तो गुजरात पकड़ लेंगे, तो झारखंड पकड़ लेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशासन अब जो है एक्टिव है, पकड़ने में तो सहायता आ जाए। अगर सहायता नहीं आती है, क्योंकि जिसका जनाजा, जिसके शोर का जनाजा उसका पति खत्म हो जाता है, वो नहीं आती है। लड़का जब खत्म हो जाता है, मिट्टी देने नहीं आती, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वो कुछ कर तो नहीं रही है। इसको देखने के लिए प्रशासन जो है शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को इस समय ढूंढने में लगी है। और यहाँ पे बताएं, जो यहाँ का इलाका है, प्रयागराज का इलाका बताएं, एकदम शांति प्रिय है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव है, इसलिए शांति प्रिय है। नहीं तो कुछ भी अपनी घटना घट सकती थी। एक जमाना यहाँ भी था कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ करता था। यही राजू पाल हत्याकांड में यहाँ पता नहीं कितने घर, कितने गाड़ियां फूकी गई थी, लेकिन अब की बार इतनी बड़ी घटना घटी, इतने बड़े राहुल, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। प्रवीण, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अशरफ के साले को भी ढूंढा जा रहा है, साथ ही शाइस्ता को भी ढूंढा जा रहा है और गुड्डू मुस्लिम को भी। इनके अलावा अन्य किसी लोगों पर भी क्या कार्रवाई या किसी का नाम सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, इन तीनों के अलावा अभी जो नाम है वो नाम STFC की टीम ने, क्राइम ब्रांच ने छुपा के रखे हुए। अभी इन तीन के अलावा किसी का भी नाम सामने STFC की टीम, क्राइम ब्रांच सामने नहीं लेके आ रही है। लेकिन जब गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता और जो जिन्होंने हथियार दिए थे, वो लोग जब तक सामने नहीं आते, सबसे मेन कड़ी जो इसकी है वो है गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक किसी और का खुलासा करना अभी पुलिस के लिए थोड़ा सा नामुमकिन है। जी, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अतीक अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है SIT। जल्द ही तीनों आरोपियों से पूछताछ करके आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही घटनास्थल पर पुलिस सीन रिक्रिएट भी करेगी और हत्या के मामले की जांच SIT को सौंपी गई है। आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें शूटरों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। साथ ही हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। बढ़ेंगे खबरों की ओर और इसी बीच हम बात करेंगे दरिंदगी की इंतहा की। खबर उन्नाव की है, जहां गैंग रेप पीड़िता के घर आरोपियों का तांडव। झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलाने का किया प्रयास। साथ ही पीड़िता का बच्चा समेत एक अन्य मासूम झुलसा। दुष्कर्म पीड़िता और परिजनों ने लगाया आरोप। उन्नाव SP की लापरवाही से हुई बड़ी वारदात। शिथिल पर्यवेक्षण और लापरवाही करते हैं SP उन्नाव। राजनीतिक संरक्षण के चलते SP पर कार्यवाही नहीं होती। जमानत पर छूटे आरोपी पर लगाया आरोप।
अस्पताल पहुंचने पर मासूमों को नहीं मिला स्ट्रेचर। पहले पिता को पीट कर हॉस्पिटल पहुंचाया। जिले के मोरावा थाना क्षेत्र की घटना। निके में लड़की साथे गलत काम करे, सब लोग का दिमाग केस वापस ले ले पनिया नहीं तुमका जानते मार हमारे बिटिया को मारे, हमका मारे, हमारे बच्चन को उठा के आगे में फेंक देना। कौन लोग थे? रोशन और सतीश, यही लोग मारन, यही लोग आए का केस अपन वापस ले लो, तुमका जानते मार देवे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीड़िता के अधिवक्ता संजीव त्रिवेदी। संजीव, जैसा कि देखने में आ रहा है कि पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, पुलिस लगातार इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास करती रही। 13 फरवरी 2022 को जब नाबालिग लड़की के साथ, पीड़िता के साथ बहुत कुकृत्य की घटना हुई थी, तब से लेकर आज तक पुलिस ने इस पूरे मुकदमे को दबाने का प्रयास किया। जी 13 फरवरी के बाद जब लड़की का मेडिकल कराया गया था, तब पता चला था कि लड़की 6 सप्ताह की प्रेग्नेंट थी। जी उसके बाद पुलिस को करना चाहिए था, एक सेपरेट एफआईआर लिखनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने वो काम नहीं किया। जी पुलिस ने पूरी तरीके से मुकदमे को घुमाने का प्रयास किया। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई और एफएसएल की रिपोर्ट में आया कि उस दिन की घटना में लड़की के कपड़ों से ब्लड स्टेन मिला हुआ है, जी उसके बावजूद भी उस पूरे मुकदमे को दबाने का प्रयास किया। लड़की प्रेग्नेंट थी, ये बात उनके घर वालों को छुपाई गई, घर वालों को पता नहीं चला 5 और 6 महीने तक। अगर टाइमली पता चल जाता तो माननीय न्यायालय के आदेश से उस बच्चे को, 11 साल की जो बच्ची थी, उसके बच्चे का अबॉर्शन भी कराया जा सकता था, अगर न्यायालय आदेश कर देता टाइमली। जी इतना टाइम बीत जाने के बाद पुलिस ने इनको बताया कि ऐसा हुआ आपकी बच्ची के साथ में और बच्ची प्रेग्नेंट है। जी, साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 आरोपियों में से सिर्फ 3 के ऊपर ही एफआईआर लिखी गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं शुद्ध कर दूंगा, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं उसको। 5 जो आरोपी लड़की पहले दिन से बता रही थी, जिसमें 2 लोगों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक नया लड़का इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, एक नाबालिग नया लड़का इंट्रोड्यूस किया था नया, जो 5 के अलावा था। तो वो जो मूल 5 थे उसमें से 3 को छोड़ दिया गया था। जी, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहिए। इसी खबर पर हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। जी अरुण। बिल्कुल, जिस तरीके से अधिवक्ता श्री संजीव त्रिवेदी जी बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में लड़की ने पहले दिन जिन 5 लोगों को नामित किया था, उसमें से पुलिस ने जांच में 3 बच्चों को बाहर कर दिया था। 3 युवक थे और बालिग थे, उनको बाहर कर दिया था। और इस घटना में एक नया युवक लेके आई थी जो नाबालिग था, और उसको उस एक बच्चे, उस एक नाबालिग बालक को और 2 पुरानी घटना के लोगों को, 3 को जेल भेजा था। और 3 में से जो 2 अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आए हैं, उन्हीं लोगों ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर 3 दिन पहले जो पीड़िता है उसके पिता से सुलह की बात की। जब वो पीड़िता का जो पिता है वो तैयार नहीं हुआ सुलह करने के लिए, तो उसके साथ मारपीट की, कुल्हाड़ी से, डंडे से उसके साथ मारपीट की, पीड़िता के साथ मारपीट की, पीड़िता की मां के साथ मारपीट की, और मारपीट में पिता को गंभीर चोटें आई। पिता आज भी जिला अस्पताल में इलाज ले रहा है। लगभग 3 दिन पहले ही पीड़िता की तरफ से एक एफआईआर मोरावा थाने में दी जाती है, लेकिन वो जांच के नाम पर 3 दिन से लटकी हुई थी। बीती शाम की बात करें तो बीती शाम भी एक घटना होती है जिसमें वही 5 लोग उसके घर में पहुंचते हैं, दरिंदगी करते हैं, मारपीट करते हैं, और जो उसका छप्पर होता है उसमें आग लगा देते हैं।
पूरे मामले में कहीं ना कहीं उस जो पीड़िता का बेटा है 7 माह का, उस बेटे को मारने की साजिश होती है और इस साजिश में कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस जिम्मेदार होती है, जो उन दरिंदों पे जो लगातार 3 दिन से उसके पीछे पड़े होते हैं, पीड़िता के पीछे पड़े होते हैं, पीड़िता के बच्चे को मारने की साजिश रच रहे होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती है। अगर आज की बात करें तो जो अभी तात्कालिक स्थिति है उसमें बताया गया है, जो पीड़िता की बहन है 4 माह की, वो लगभग 45% जल चुकी है और जो पीड़िता का बेटा है लगभग 6 माह का, वो भी 35% जला हुआ है। इस पूरे मामले में जब बाल कल्याण समिति हरकत में आई, उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आता है और जी अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी साथ ही अरुण आप अनम्यूट कर लीजिए। जी शायद अरुण तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। तो लगातार गैंगरेप पीड़िता के घर पर आरोपी तांडव करते नजर आ रहे हैं, साथ ही पुलिस भी कार्यवाही कुछ नहीं करती दिख रही है। जी अरुण बात अपनी पूरी आप कीजिए। हाँ, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस को जो मुकदमा 4 दिन पहले लिख लेना चाहिए था, 3 दिन पहले लिख लेना चाहिए था, उस पूरे मुकदमे को पुलिस टालती रही, 3 दिन तक टालती रही। और जब कल की घटना दोबारा हो जाती है जिसमें पीड़िता के घर में दबंग जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, पीड़िता के बेटे को मारने की साजिश रचते हैं और उसकी बहन इसमें झुलस जाती है, जो अबोध होती है, 4 माह की होती है, वो भी इसमें झुलस जाती है और 45% तक जल जाती है। अगर बात करें तो प्रशासन को जो कार्रवाई समय रहते कर लेना चाहिए था, वो कार्रवाई प्रशासन ने समय रहते नहीं की, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई है। आज दावा किया जाता है कि न्याय घर तक पहुंच रहा है, न्याय दरवाजे तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर इस मामले में बात करें तो पीड़िता लगभग 480 दिनों से न्याय के लिए गुहार लगा रही है, उन्नाव शहर मुख्यालय तक दौड़ दौड़ के आ रही है। जिस उम्र में पीड़िता को खेलना चाहिए था, खेलने की जो उम्र होती है, उस उम्र में पीड़िता मां बनकर अपने बच्चे का लालन पालन कर रही है। आज की बात करें तो आज पीड़िता की उम्र लगभग 13 साल कानूनी रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि 13 वर्ष की है। इसके पहले जिस समय उसके साथ ये कुकृत्य होता है, जिस समय सामूहिक दुष्कर्म होता है, जब वो रात में अपने घर से निकलकर दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रही होती है, उसी समय उसको 5 लोग अगवा कर ले जाते हैं और एक कब्रिस्तान ले जाके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद भी उसको समय रहते न्याय नहीं मिला और आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें यह है कि उस बच्चे को अब मारने की साजिश रची जा रही है। जी साथ ही आरोपी कहीं ना कहीं ये सब करके पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं केस वापस लेने का। की जो शुरुआत होती है वो यही है कि सुलह कर लो इस पूरे मामले को लेकर के, जिसमें पीड़िता लड़ाई लड़ना चाहती है। पीड़िता जो अभी नाबालिग है, 13 वर्ष की उसकी मात्र उम्र है और बच्चे का लालन पालन करने के साथ वो चाहती है कि बच्चे को उसके पिता का नाम मिले और जो इसमें आरोपी है उनको सजा मिले। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, जो परिस्थितियां दिख रही हैं और जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, स्थानीय जो थाने के जिम्मेदार लोग हैं, उनके द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। अरुण हम आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे और हम वकील साहब से जानना चाहेंगे कि अब आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। हेलो जी संजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? अभी हम माननीय न्यायालय पे एक एप्लीकेशन डालेंगे, क्योंकि इनके पुराने कुछ मुकदमे पेंडिंग है जो पुलिस ने FIR नहीं जिन पर लिखी, वो 156(3) के माध्यम से माननीय न्यायालय में हमने एप्लीकेशन डाल रखी है, प्रार्थना पत्र दे रखा है। 20 तारीख उसमें तारीख लगी हुई है। उसके लिए उस मुकदमे लिखाने के लिए माननीय न्यायालय से गुजारिश करेंगे। दूसरा, इसमें कुछ अपराधियों को छोड़ दिया गया था, उनको उसमें नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। और जिन लोगों को भी माननीय न्यायालय से जमानत मिल गई है, उन जमानत को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना पत्र हमको माननीय न्यायालय में देना है कि उनके जमानत प्रार्थना पत्र रद्द किया जाए, उनको दोबारा से जेल भेज दिया जाए, वरना इन लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। जी साथ ही हम अरुण जी आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपके कुछ सवाल हो वकील जी से, अगर आप कुछ पूछना चाहें। अरुण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
अरुण जी, क्या आप जी, तक सुन रहा हमारी हूं। आवाज जा रही है? जी सुन रहा जी, हूँ। आपके अगर कोई सवाल हो तो पीड़िता के वकील से आप कर सकते हैं। संजीव जी, ये परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, लगातार पीड़िता को जो न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक दौड़ के आती है, उसके साथ इस तरीके की दुस्साहिक वारदात की जाती है और पहले ही दिन से उसको जो न्याय के लिए गुहार लगा रही होती है, उसके साथ इतनी दरिंदगी होती है और जो 5 नाम देती है, तो किन परिस्थितियों में वो 5 नाम दर्ज नहीं किए जाते हैं? आखिर वो 5 नाम में कौन से उनमें कौन सी ऐसी ताकत है जिसके चलते उनको छोड़ा जा रहा है? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो जो 5 नाम है उसमें से 2 नाम ही पुलिस ने अपने मूल एफआईआर में रखे थे, मूल जो चार्जशीट फाइल की थी, 3 नाम छोड़ दिए गए। उससे मुझे ये लगता है, और लगातार ये पीड़िता और पीड़िता का परिवार उन लोगों के खिलाफ धमकी और मारपीट और जान से मारने का जिनका बार बार प्रयास रहता था, उसकी एप्लीकेशन देती रही। लगभग 50 एप्लीकेशन अब तक दी गई होंगी डिफरेंट एजेंसीज को। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, इनके सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि ये लोग मूल उसके गवाह भी थे और पीड़िता भी थी वो, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सुविधा या किसी तरीके न्याय इनको त्वरित मिल पाए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और ये परिवार लगातार परेशान रहता। वहां से मौरावा से उन्नाव की दूरी लगभग 5.5 घंटा इनकी, जैसा ये लोग बताते थे आके मुझे, कि 5-5.5 घंटा इनको सिर्फ आने में लगता था वहां से, क्योंकि डायरेक्ट रूट नहीं था शायद वहां से इनको कोई बस या कोई ऐसा। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये दलित परिवार से आते हैं और SC/ST एक्ट किसी भी अपराध में, किसी भी एफआईआर में नहीं लगाया गया पुलिस के द्वारा। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस अपनी जांच को सिर्फ थाने लेवल पर ही नियंत्रित करना चाह रही थी, क्योंकि अगर SC/ST लग जाता तो निश्चित रूप से उसकी जांच क्षेत्राधिकारी पूर्वा को मिलती। लेकिन पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस मोरामा पुलिस थी, पुलिस ने अपने हर एफआईआर में SC/ST एक्ट जो की धारा है उसको हटा दिया। उससे यह लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने थाने के लेवल से बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे थे। शायद वो लोग जो अभियुक्त इसके हैं, जिनका नाम निकाला गया, वो बहुत ताकतवर होंगे, या उनके पीछे जो लोग होंगे वो बहुत ताकतवर होंगे, इसीलिए वो थाने लेवल पर ही उसको मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा था। संजीव जी, एक चीज और है, कल पुलिस ने पीड़िता के भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाया था, ये वायरल कराया था, जिसमें कोई एक व्यक्ति है जो पीड़िता के भाई से बात कर रहा है और आग लगाने वालों का नाम पूछ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है न्याय आपके द्वार, और दूसरी तरफ न्याय देने से पहले इस तरीके से उसको घुमाया गया कि जांच में कहीं ना कहीं इसको निपटा दिया जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें देखिए, एक तो बात है कि अगर पुलिस ने, वो अभी मेरे वीडियो मेरे संज्ञान में आया नहीं है, और अगर ऐसा कोई वीडियो ने पुलिस ने जारी किया है तो निश्चित रूप से उस वीडियो को बनाने वाले का भी नाम पुलिस को जारी करना चाहिए था। किनके आदेश से वो वीडियो बनाया गया था, किन परिस्थितियों में वीडियो बनाया गया है, और वो कहाँ का वीडियो है और कब का वीडियो है, कल का वीडियो है या इससे पहले की घटना का वीडियो है। ऐसा कोई आप जैसा मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है शायद ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है वीडियो से, आपको भी शायद स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा है अभी तक है, कुछ मेरे पास आए थे शॉर्ट्स, लेकिन समय के अभाव में मैंने पूरा देख नहीं पाया उसको। लेकिन पुलिस ने उसको स्पष्ट नहीं किया वो वीडियो किसके आदेश से बना, कब बनाया गया है, क्या वो पुलिस ने बनाया है, अगर पुलिस ने बनाया है तो किस लेवल के अधिकारी ने बनाया है, दरोगा ने बनाया है या किसी कांस्टेबल ने बनाया, या राह चलते किसी नागरिक ने बनाया है। वो बच्चे कहाँ के हैं, कौन है? संजीव जी, जी संजीव जी, ऐसा है कि वीडियो की बात तो बाद में करते हैं, पहले ये है कि सरकार कहती है न्याय आपके द्वार, दूसरी तरफ न्याय पाने के लिए पीड़िता 55 किलोमीटर लगभग 5.5 घंटे का समय व्यतीत करके उन्नाव पहुंचती, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके साथ दरिंदगी हो रही है। स्थानीय प्रशासन जिसको एफआईआर तत्काल दर्ज करना चाहिए, वो एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है। क्या कारण लग रहा है आपको, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार हो रहा है? देखिए अरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो जो अभियुक्त हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, या उनके पीछे जो लोग हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, या पुलिस का अपना कोई व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट होगा जिसके कारण ये इन पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाह रहा हूँ। बड़ी कभी कभी इनका जब मैं मुकदमा देख रहा था, जाड़ों के समय में ये लोग आते थे, और 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब इनका एक लड़का 3 साल का है, उसका हाथ तोड़ा गया उन अभियुक्तों के द्वारा, उसकी एफआईआर देने के लिए जब पुलिस के पास गए तो इनको दिन भर बैठाला गया। उसके बाद भी एफआईआर लिखी नहीं गई। हम लोग माननीय न्यायालय में 156 दिन का मुकदमा लेके गए। इनको रात कभी कभी ऐसा होता था, इनको 5, 5:30, 6 बज जाता था यहाँ हमारे चैम्बर में,
उसके बाद जब मैं इनसे कहता था कि आप घर जाओ, तो ये कहते थे हम अगर बाबूजी आप घर जाएंगे तो हमको मार देंगे वो रास्ते में, क्योंकि अब हम 10 बजे रात में या 11 बजे घर पहुंचेंगे जाके। तो एक दो बार ऐसा हुआ है इनके पूरे परिवार के साथ में कि इनको उन्नाव स्टेशन पर रात में अपनी रात बितानी पड़ी है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि एक गरीब व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है अपने न्याय प्राप्त करने के लिए, और प्रशासन से किसी भी तरीके का उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ना उसकी बात सुनने के लिए कोई अधिकारी राजी है। जब भी इनके घर कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी गया या कोई दरोगा या इंस्पेक्टर लेवल का कोई आदमी गया, तो उसने सिर्फ यही कहा कि तुम मुकदमा क्यों लड़ रहे हो, तुम इस मुकदमे से क्यों नहीं बाहर हो जाते हो, इतना परेशानी के बाद भी तुम मुकदमा लड़ रहे हो। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ये महिला बार बार आती थी और उसकी एप्लीकेशन हर बार हम लोग देते थे, स्थानीय प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को और प्रदेश लेवल के बड़े अधिकारियों को भी दिया गया एप्लीकेशन, IGRS के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई न्याय इनके परिवार को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जी, लगातार अपराधियों की दबंग प्रवृत्ति देखने को सामने मिल रही है। साथ ही आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। दबंगों की लगातार दबंगाई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और साथ ही पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसमें दबंग लगातार पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं पुलिस और आला अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। साथ ही देखना अब ये होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं, या न्याय मिलता भी है तो कितने समय में। लगातार पीड़ित परिवार को दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ी खबर भी पता चली है, जिसमें 5 आरोपियों में से मात्र 2 के नाम पर ही FIR लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। खबर बरेली से है, जहां कोरोना का बढ़ा प्रकोप। जिले में बढ़ रहा दोगुनी रफ्तार से कोरोना। पूर्व मेयर सुप्रिया एरन हुई कोरोना संक्रमित। थाने का वांछित आरोपी भी कोरोना की चपेट में। मुश्किलें बढ़ने पर भी बेखबर स्वास्थ्य विभाग। कोरोना जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं ठप। साथ ही आपको बता दें, जिले में एक्टिव केसों की संख्या 29 पहुंच चुकी है। बरेली में कोरोना का बढ़ा प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिले में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। पूर्व मेयर सुप्रिया एरन हुई कोरोना संक्रमित। थाने का वांछित आरोपी भी कोरोना की चपेट में। मुश्किलें बढ़ने पर भी बेखबर स्वास्थ्य विभाग। कोरोना जागरूकता अभियान भी चल रहे ठप। जिले में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 29। बरेली में कोरोना का बढ़ा प्रकोप। बरेली में कोरोना का बढ़ा प्रकोप। जिले में बढ़ रहा दोगुनी रफ्तार से कोरोना। पूर्व मेयर सुप्रिया एरन हुई कोरोना संक्रमित। थाने का वांछित आरोपी भी कोरोना की चपेट में। खबर श्रावस्ती से है, जहां नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फांसी लगाकर मौत होने की जताई जा रही आशंका। फांसी लगाकर मौत होने की जताई जा रही है आशंका। महिला के गले पे दिख रहे काला निशान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवारीजनों से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नवीन मॉडल थाना श्रावस्ती के मुशाकाबाद गांव की घटना। नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फांसी लगाकर मौत होने की जताई आशंका।
खबर श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है फांसी लगाकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मेरे को जी नहीं पता, मैं लोग गेहूँ कट रहा था सर। अच्छा, जब यहाँ आए आपने क्या देखा? अभी आप बता रहे हैं यहाँ लटकी हुई थी। हाँ जी, लटकी हुई रही थी, मैं चिल्लाया तब को जाके तोड़ा जाके। किस चीज़ से लटकी हुई थी? हाँ जी, किस चीज़ से लटकी हुई थी? रस्सी से था? गामछा से। गामछा से। हाँ जी। कितने साल पहले शादी हुई है? मेरे को 1.5 साल हो गया। कोई दिक्कत थी? कोई झगड़ा लड़ाई हुआ था? नहीं सर। कौन कौन था घर में सब? घर में मम्मी पापा भाई बहन। कितने भाई हो? मैं तो 3 भाई हूँ सर। सबसे बड़े हो आप? हाँ जी सर। कहाँ है मायका इस लड़की का? इस यहाँ गिलवला। शिवाला कुदवा? आए जी, आए आपके मोहम्मदपुर। आपके ससुराल के लोग आए नहीं आए? आ रहे हैं सर। खबर आगरा से है, जहां घर के बाहर खेल रहे मासूम को स्कूल बस ने रौंदा। स्कूल बस के रौंदने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। स्कूल बस के रौंदने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। मासूम बच्चे की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। थाना बाह क्षेत्र के बटेश्वर का है पूरा मामला। खबर आगरा से है, जहां घर के बाहर खेल रहे मासूम को स्कूल बस ने रौंदा। स्कूल बस के रौंदने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। मासूम बच्चे की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। थाना बाह क्षेत्र के बटेश्वर का है पूरा मामला। खबर आगरा से है, जहां घर के बाहर खेल रहे मासूम को स्कूल बस ने रौंदा। स्कूल बस के रौंदने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। मासूम बच्चे की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। थाना बाह क्षेत्र के बटेश्वर का है पूरा मामला। खबर आगरा से है, जहां घर के बाहर खेल रहे मासूम को स्कूल बस ने रौंदा। स्कूल बस के रौंदने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। मासूम बच्चे की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। थाना बाह क्षेत्र के बटेश्वर का है पूरा मामला। घर के बाहर खेल रहे मासूम को स्कूल बस ने रौंदा। स्कूल बस के रौंदने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। खबर श्रावस्ती से है, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर आबकारी महकमा हुआ अलर्ट। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। मंगलवार सुबह आबकारी निरीक्षक ने टीम के साथ की छापेमारी। इकोना क्षेत्र के लालपुर खदरा से 42 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके से आबकारी टीम ने 150 किलो लहन भी किया बरामद। 3 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज। निकाय चुनाव के मद्देनजर आबकारी महकमा हुआ अलर्ट। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। खबर श्रावस्ती से है, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर आबकारी महकमा हुआ अलर्ट। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। मंगलवार सुबह आबकारी निरीक्षक ने टीम के साथ की छापेमारी। इकोना क्षेत्र के लालपुर खदरा से 42 लीटर कच्ची शराब बरामद। खबर हापुड़ से है, जहां सरकारी अस्पताल के परिसर में आवारा कुत्तों का कब्जा। अस्पताल में कुर्सी पर आराम फरमाता दिखा आवारा पशु। कुर्सी पर कुत्ते को बैठा देख उल्टे पांव लौटे मरीज।
अस्पताल में कुर्सी पर बैठे पशु का वीडियो वायरल। गढ़रोड स्थित सीएचसी का बताया जा रहा है वीडियो। सरकारी अस्पताल के परिसर में आवारा कुत्ते का कब्जा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह सरकारी अस्पताल के कुर्सी में आपको पशु बैठा दिख रहा है। साथ ही लगातार हो रहे पशु से हमले से मरीज वापस हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल के परिसर में आवारा कुत्ते का कब्जा आपको देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि जिस तरह तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर लोगों को देखने के लिए वहां अस्पताल परिसर के लोगों को होना चाहिए, वहां पर आवारा पशु बैठा दिख रहा है, जिसको देखकर मरीज उल्टे पांव वापस लौट रहे हैं। सरकारी अस्पताल के हालात इस कदर बुरे हैं कि वहां पर लोगों की जगह कुत्ते नजर आ रहे हैं। अस्पताल परिसर में आवारा कुत्ता आराम करता नजर आ रहा है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी घायल। अपराध जगत में सक्रिय था मनोज उर्फ गौतम। अम्बेडकर नगर में हुई लूट में वंचित था मनोज। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी घायल। अपराध जगत में सक्रिय था मनोज उर्फ गौतम। अम्बेडकर नगर में हुई लूट में वंचित था मनोज। पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला मनोज। मुठभेड़ के दौरान सिपाही ब्रजेश कुमार भी घायल। जलालपुर थाना क्षेत्र के करबला कासिमपुर की घटना। पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी घायल। अपराध जगत में सक्रिय था मनोज उर्फ गौतम। अम्बेडकर नगर में हुई लूट में वंचित था मनोज। पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला मनोज। मुठभेड़ के दौरान सिपाही ब्रजेश कुमार भी घायल। खबर बांदा से है, जहां अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। मौके पर फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस अधीक्षक पहुंचे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर बांदा से है, जहां अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। मौके पर फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस अधीक्षक पहुंचे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर बरेली से है, जहां युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आ रहा है। युवक की मौत से लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस टीम के साथ लोगों ने की अभद्रता। इलाके में तनाव के चलते पुलिस तैनात। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कैंट थाना क्षेत्र के परसोना गांव का मामला। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवक की मौत से मचा हड़कंप। खबर बरेली से है, जहां युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवक की मौत से लोगों में मचा हड़कंप। सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम योगी एमओयू साइन कर रहे हैं। और अब हम एमओयू एक्सचेंज करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग एमएसएमई उत्तर प्रदेश सरकार, और केंद्र सरकार की तरफ से श्री रोहित कंसल जी, अपर सचिव टेक्सटाइल भारत सरकार। जोरदार तालियां, एक ऐतिहासिक क्षण। ये बुनियाद है विकास की। और अब हमारे बीच में वो भी उद्यमी बैठे हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस पार्क में, और उनके लिए भी एमओयू साइन हो रहा है। हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री राजेश कुमार जी, आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ राज्य सरकार एवं पीएम मित्र पार्क को जो निवेशक हैं उनके मध्य भी समझौता होगा। आमंत्रित कर रहे हैं मिसेस आदित्य बिरला ग्रुप के श्री सुशील अग्रवाल और अमित वाजपेयी जी। वापस भारत की ओर लाया जाए, जिससे कि यहाँ पर हम अच्छे दामों में, कम दामों में मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत लखनऊ एवं हरदोई में 1000 एकड़ में विस्तृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु सीएम योगी एमओयू साइन कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा पीयूष गोयल जी भी उपस्थित हैं। तो आइए इस शुभ अवसर पर संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री पीयूष गोयल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर्स। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।